नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कश्मीर ऑब्जर्वर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपको जैसा पता है इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का चर्चा है। हर तरफ जो है सियासी पार्टीज जो यहाँ की हैं वो रैलीज कर रही हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं। और ये जो इलेक्शंस हैं 3 फेजेस में होंगे। 18 सितंबर को पहले फेज का इलेक्शन होगा, उसके बाद 25 सितंबर को, उसके बाद 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, और आखिर में जो है 4 अक्टूबर को इन वोटों की गिनती होगी। जितने भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, अपनी पार्टी है और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने अपना जो इलेक्शन मंशूर है, जिसे इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है, उन्होंने शाया किया है। बहुत सी चीजें उसमें उन्होंने रखी हैं और ऑलरेडी जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्री पोल अलायंस किया। बहुत सारी चीजें इसमें हैं और मेरे साथ आज एक खास मेहमान है बात करने के लिए। इसी सिलसिले में हम 2 चीजों पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे जो मैंडेट होता है, मैंडेट कौन देता है, क्या ये पार्टी को देना चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे जो मैनिफेस्टो है, जो इलेक्शन मंशूर है। और मेरे साथ आज एक खास मेहमान है, बहुत ही बड़े तजिया निगार है, लीडरशिप पे ट्रेनिंग देते रहते हैं और डेवलपमेंट सेक्टर में उन्होंने तकरीबन 20 साल से काम किया हुआ है। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा डॉक्टर रऊफ मोहद्दीन से। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्योंकि आपको पता ही है मैनिफेस्टो के हवाले से बात मैं कर रहा था, तो मुझे बताइए आप, जो ये मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो जो पार्टी का होता है, इसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं मगर इन वादों को मुकम्मल नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि 80%, मैंने चूंकि केस स्टडी किया था 5-6 मैनिफेस्टो 2008 से लेकर, मैंने इस पर लिखा भी था कश्मीर ऑब्जर्वर में कुछ दिन पहले। मुझे लग रहा है कि वो वादे बराबर नहीं होते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे मैनिफेस्टो के हवाले से? आपने सही फरमाया कि मैनिफेस्टोज बनते रहते हैं और चूंकि इसमें फिर बीच में बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है। जब ये हुक्मरानी में आ जाती हैं पार्टीज 5 साल, पहले तो 6 साल हुआ करता था हमारे यहाँ, तो इसमें यह हो जाता है कि फिर इनकी तवज्जो दूसरे कामों की तरफ हो जाती है और अपना मैनिफेस्टो ये भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से हमने देखना है कि जिन लोगों को इन्होंने वादे किए हैं, क्या वो कभी याद दहानी कराते हैं इनकी कि आपने मैनिफेस्टो, मतलब लोग या वो तबका जो जिन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, जैसे कॉलम निगार हो, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हो गए या एनजीओज हैं, दूसरे जो पावरफुल लोग होते हैं सोसाइटी में, क्या वो याद दिलाते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जब मैनिफेस्टो बनाया जाता है, क्या मैनिफेस्टो बनाने के दौरान लोगों से कोई राय ली जाती है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट भी ड्राफ्ट बिल उसमें शायद आज की डेट में मैं लिखा भी था इस पे कि जैसे पार्लियामेंट कोई भी कानून बनने से पहले, कानून साजी होने से पहले उसको बोला जाता है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, वो होता है। मगर जहां तक जो हमारे मैनिफेस्टो की बात है, अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो बनाया, उसके बाद PDP ने शाया किया। कितना अच्छा होता कि अगर ये मैनिफेस्टो, उसका ड्राफ्ट एक पब्लिक में आ जाता, इस पे डिबेट आ जाता, लोग उसमें सजेशन देते और अलग अलग स्टेक होल्डर, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे NGO सेक्टर के लोग हैं, चाहे एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट, हर कोई अपनी राय देता और वो एक जबरदस्त चीज बन के आती। देखिए, मैं आपको इसमें जल्दबाजी एक मैं पॉइंट आउट करूंगा, एक बड़ी चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा। अमूमन मैनिफेस्टो जो बनाए जाते हैं ना, वो वोटर के लिए बनाए जाते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन होती है ना, उसमें तकरीबन 1/3 लोग जो है वो 18 साल से नीचे के होते हैं, जिनको वोट देने का कोई हक नहीं। तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्टो में उनकी कोई बात होती। अगर ये डिबेट हो जाती तो इस तरह के लोग सामने आ जाते जो इनके बारे में बात करते। दूसरी बात, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है और खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट उनकी कोई राय नहीं ली जाती, नहीं के बराबर है, उनसे भी कोई नहीं पूछता। तो इसका मतलब है कि अमूमी तौर पे मैनिफेस्टोज वही लोग बनाते हैं और उन्हीं कोजी ऑफिसेज में बनाते हैं जो इस कारवां को चलाते हैं, जो अपनी तंजीमों को चलाते हैं, उन्हीं का जो ये ब्रेन चाइल्ड होता है। और हो सकता है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है कुछ लोगों से बात भी करते हैं, उनको बुलाते होंगे अपने ऑफिसेज पे, अपने घरों पे, जो सियासी लीडर्स हैं, आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए। मगर एक पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए मैनिफेस्टोज के लिए, इस पे डिबेट होना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है 2008 में
جب نیشنل کانفرنس PDP کی سرکار آئی تھی، اس کے بعد جب وہ قانون سازی ہونے والی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی، انہوں نے اس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا جو مسودہ ہے، جو ڈرافٹ بل ہے، پبلک کی، اور اس کے بعد اس میں بہت بڑا ڈیبیٹ ہو گیا تھا. اور ایسے ہی جو ہے جو سینٹرل لیول پہ بھی جو UPA کی سرکار تھی، ایون NDA کی سرکار بھی تھی، بہت ساری جو قوانین ہیں، ان کے جو مسودے ہیں، ان کے بلز ہیں، ڈرافٹ بلز ہیں، ان کو پبلک کیا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک روبسٹ چیز آگے آتی ہے. بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے اس میں ایک میں ایڈ کروں آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ ایک انفارمیشن کے حوالے سے بھی بات ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی آج سے لے کر تقریباً کل سے لے کر 15 دن تک آپ کے پاس وقف ڈرافٹ بل آ گیا ہے. وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کا، اور جن لوگوں کو اس میں حصہ لینا ہے وہ ضرور لیں. بالکل جی. تو اس سے لوگوں کی جانکاری کے لیے جو وقف ایکٹ میں ترمیم ہونے والی ہے مرکزی سطح پہ، کیونکہ آج کل آپ نے پڑھا ہوگا نیوز پیپرز میں بھی، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو وقف قانون ہے ہندوستان کا، اس میں چینجز آنے والی ہے، اس میں امینڈمنٹ آنے والی ہے، اس میں ترمیم کرنے والے ہیں. اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا جو اس کو ڈرافٹ بل آلریڈی جو ہے ویب سائٹ پہ ہے، لوک سبھا کی ویب سائٹ پہ ہے، اور اس میں ان کو سجیشن دینی چاہیے. بعد میں آپ کی سجیشن انکلوڈ ہوگی یا نہ ہوگی وہ دوسری بات ہے، کم سے کم اس چیز پہ ہونا چاہیے. مینیفیسٹو پہ واپس آتے ہیں. آپ نے جو پہلے بات کہی تھی، اس کا کوئی لیگل سٹرکچر نہیں ہے، جی کوئی جواب نہیں. مطلب اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو جیسے جب آپ اپنا نامینیشن پیپر بھرتے ہیں تو آپ اپنا ایفیڈیوٹ دیتے ہیں. ایفیڈیوٹ آپ کو بھرنا پڑتا ہے، آپ کو پین کارڈ کی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے، آپ کو کرمنل ریکارڈز کی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہے، کہاں کا آپ کا کیسز ہے، پینڈنگ کرمنل. بالکل، کیونکہ اس کی میں جو PIL ہوئی تھی، ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز، کیونکہ کرمنلائزیشن آف پالیٹکس بہت ہو چکا تھا، کرمنل زیادہ لوگ آ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے کرمنل ریکارڈ والوں کا کیا کیا کرمنل ریکارڈ ہے، اس کا ایفیڈیوٹ، پھر آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، پھر آپ کا باقی چیزیں، ہر کوئی چیز. اگر یہ چیز ہے بالکل اسی طرح نہیں ہے تو مجھے بتائیے، آپ مینیفیسٹو میں بولتے ہیں کہ ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے، ہم جی فری بجلی دے دیں گے، بعد میں آپ وعدہ پورا نہیں کرتے. مجھے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی پاور میں آئی ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی وہی چاہیے؟ میں کہتا ہوں، اگر اس میں بھی کوئی اس طرح کا جز استعمال کیا جائے، کوئی اس طرح کی چیز لائی جائے جیسے ایفیڈیوٹ ہو گیا، اور پابند کیے جائیں یہ لوگ کہ جو آپ ابھی وعدہ کرتے ہیں آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. دوسرا، اس سے ایک چیز ختم ہو جائے گی جو ویگ چیزیں بنائی جائیں. ہم جی 2.5 کروڑ لوگوں کو، 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیں گے. آپ کہاں سے دیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو ریشنلائزیشن بھی 500 یونٹ بجلی فری دے گے، کہاں سے لائیں گے، وہ چیزیں بھی ہوگی. چلیے روز صاحب، یہ مینیفیسٹو کی بات ہوئی. اب ہم آئیں گے مینڈیٹ کے حوالے سے. پارٹی میں ٹکٹ دیا جاتا ہے، ٹکٹ خود ہی جو ہے پارٹی دیتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ آپ نے بھی لیڈرشپ کی ٹریننگ کی ہے، میں نے بھی کی ہے، آپ تو لیڈرز کی ٹریننگ کرواتے بھی ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ویگ سسٹم ہے کہ خالی جو ہے پارٹی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری اور کچھ لوگ وہاں پہ طے کریں گے کہ کس کو پارٹی کا ٹکٹ دینا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، انٹر پارٹی ڈیموکریسی، اور جو اس علاقے کے، اس حلقے کے اسمبلی جو ایریا ہے، جو اسمبلی کا علاقہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رائے مشورہ کیا جانا چاہیے. جیسے ہمارے نیشنل کانفرنس میں یہاں پہ جو نیشنل کانفرنس پارٹی تھی، ان کا ڈیلیگیٹ سسٹم ایک تھا. پھر وہ کتنا مضبوط تھا وہ الگ بات ہے، ایک ڈیلیگیٹ سسٹم تھا، جیسے ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے. ایگزیکیوٹیو ایسی باقی پارٹیز کے اندر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں ان کو ایگزیکیوٹیو ایک بورڈ بنانا چاہیے 50 لوگوں کا، 100 لوگوں کا، اور وہ بعد میں ڈسکس کرنا چاہیے، ڈیبیٹ کرنا چاہیے ان کو وہاں پہ، بعد میں وہی جو ہے پارٹی کا ٹکٹ دے دیں گے. اس حوالے سے ایک میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے اس ملک میں RSS کے بغیر کوئی ایسی تنظیم ہے جس کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود ہو. RSS کے پاس ہے، ایک طرح کا ہے. تھوڑا وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، ان کا جو بوتھ لیول کا آدمی ہوتا ہے، جو پرچارک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو لائنز ہوتی ہیں نا، وہ چنندہ ہوتی ہیں، وہ نیچے سے چن کے آ جاتے ہیں. وہ مینڈیٹ کینسل بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی بار جو آئے تھے BJP میں MPs، بہت سارے MPs کا مینڈیٹ کٹ گیا، MLAs کا مینڈیٹ کٹ گیا، اور اس ٹائم وہ نہیں آئے کیونکہ پارٹی کرتی. اس کا مطلب ہے کہ جو آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹل سسٹمز ہیں نا، وہ ہماری پارٹیز میں نہیں ہے. ہماری پارٹیز گروم نہیں کی جاتی ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، تو آپ کو لوٹے ملتے ہیں. ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اور میں بڑا پاورفل ہوں، میں دوسری پارٹی میں چلا جاؤں گا، اور ان کو پتا ہے اس کے پاس 5000 ووٹ. اسی حوالے تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کروں گا. جیسے آپ ایک سسٹم ہوتا ہمارا، بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، پھر ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے.
जुडिशरी में भी मतलब उनके जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं कि नए नए लॉज आए उसके हवाले से। हमारे जो सरकारी ऑफिसर्स उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी या पार्टी के बाहर भी, एक तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस कायम करें जहां पे फ्यूचर हम जो है, जो फ्यूचर में आने वाले हमारी यंग जनरेशन है जो पॉलिटिक्स में अपना कैरियर देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराया जाए। उसके अलावा जो पार्टी भी है, पार्टियां भी है, पार्टियों के अंदर भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग करे, जहां पे आपके हल्का प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग हो, जहां पे आपको जोनल प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग हो, जहां पे आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग हो, जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग हो। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होता, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती है। बाद में ये ऐसे ही बाद में आ जाते हैं। ये पूरा मुझे अनऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। आप क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड। आपने देखा होगा PRIs में जब हमने ट्रेनिंग की कोशिश या जिन लोगों ने भी कोशिशें की, उसका नतीजा क्या निकलता है बाद में। मैंने मेरा अपना तजज़िया है कि ये बड़ी जो तंजीमें हैं, ये बड़ी जो सियासी जमातें हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में बिलीव नहीं करती। इनको लगता है अगर हम इनको सिखाएंगे तो कल की डेट में ये हमें बोलने आएंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने वैसा क्यों। मुझे लग रहा है बहुत से लोग इसमें अच्छे भी हैं, चाहते हैं, मगर मुझे लगता है आइडिया भी नहीं है, शायद हो सकता है। चलिए आज आइडिया दे दिया जाए। लेकिन मेरा तजज़िया है कि मोस्टली लोग चाहते हैं कि यस मैन आ जाए पार्टी में, जो उनकी हाँ में हाँ भरे, जो बड़ा आदमी कहे वही सही लगे। नीचे से अगर कोई आइडिया आ भी जाता है तो उसको दबा दिया जाए। अमूमन यही होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ ये होती अगर बॉटम अप अप्रोच में नीचे से जो नुमाइंदगान होते वो किसी को चुन लेते, फिर मैंडेट उस पर डिस्कस हो जाता है, फिर बाद में जो है ना उस पर भी वोटिंग हो जाती कि नहीं आपको तो मैंडेट नहीं मिल सकता क्योंकि आप अपने जो चुनिंदगान आपके हैं, जो आपके नुमाइंदगान, उन्होंने आपको वोट नहीं किया है। अल्टीमेटली जो पार्टी हेड होता है वो डिसाइड करता है नहीं आज की डेट में हम राजा मुजफ्फर को मैंडेट दे देते हैं, और आज ही उन्होंने ज्वाइन किया और कल की डेट में वो मेंबर हो जाते हैं। जो इनसे पहले 5 साल या 10 साल जिनने काम किया होता तो नाराज हो जाता है। आज आपने बीजेपी में देखा होगा जम्मू में क्या हुआ। यहाँ हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये पावर स्ट्रक्चर जो है ना वो चंद लोगों में है और वही डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि आपको पता है कि बीजेपी भी बोल रहा है कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने वाले हैं, 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में है, पंचायतों में है, 5 सरपंच आपने देखा लेडीज, या अर्बन लोकल बॉडीज में भी, या इवन DDC काउंसिल्स में भी आ गया। बट अभी तक भी जो है ये हमारे जो MLAs और MP के सिस्टम में जो लोकसभा है या हमारा असेंबली, इसमें नहीं आ रहा है। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपने देखा अभी मैंडेट दे रहे हैं आजकल, कितने लेडीज को मैंडेट दिया, कितनी फीमेल कैंडिडेट्स को मैंडेट मिला, इस हवाले से थोड़ा बताइए। अगर रिजर्वेशन नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिया जाए। तो अगर रिजर्वेशन हो जाती है, पंचायत में रिजर्वेशन है, DDCs में इसलिए दे रहे हैं, मजबूरी है। अगर इसमें रिजर्वेशन आ जाएगी तब दे देंगे, लेकिन तब भी अगेन आई विल गो बैक टू द स्ट्रक्चर। जो हमारे पूरे मुल्क में जो है ना पति पंच का जो सिस्टम है वो भी बन के रह जाता है। फिर वो पति पंच पे आ जाता है, उसका पंच उसकी बीवी होती है, 5 साल तक बहुत लोगों को पता है शायद उसका हस्बैंड ही पंच है वहाँ का, बिल्कुल, या सरपंच उसका हस्बैंड। DDC का भी यही हाल है। DDC मेंबर्स भी बहुत जगह पे थी, या BDC चेयरपर्सन थी, वो वहाँ पे कोई फीमेल पर्सन थी, मगर उसका हस्बैंड, उसका देवर या उसका ससुर चलाता था। अच्छा रोब साहब, हम फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पे आएंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है, इस पे डिस्कस हो रहा है, बाकी चीजें डिस्कस तो होती रहती है पॉलिटिक्स की, बट इन चीजों पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमारी चैनल पहली बार ये जो है ये डिस्कशन पब्लिक में ला रही है, और आपने भी पब्लिक के लिए आज बात की। आप तो ज्यादातर इसमें नहीं आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, कांग्रेस है, BJP है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, AIP है, इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मुझे लगता है कि एक ही अब ऐसा सिस्टम है, एक ही जमात है जो सियासी जमात रिकग्नाइज्ड होती है, जिन पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इनके पास पैसे जो होते हैं ना, इनको उसका जो है ना जातिस्वनांची हिसाब चुनता है, बिल्कुल हिसाब की ना तो इनको ये पूछा जाता है कि आपने किससे पैसा लिया, नहीं से ये पूछा जाता है। जैसे टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है NGOs के लिए, वैसे ही उसी हिसाब से इनको बिल्कुल करना भी नहीं है, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है इनको एक पैसा इसके लिए
मुश्कस करना पड़ेगा, मुख्तस करके उस पैसे पे ट्रेनिंग्स के लिए अलग तो छो वनान ये पॉलिटिकल पार्टीज छ साने इमम पैसे आख अलग बजट थाउ पार्टी मस 100% अमि खतर कि कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किस करो पंचायत अगर उसमें पंचायत लेवल से ये शुरू होगा बहुत अच्छा, तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है और उससे इनपुट 100%। उसके अलावा क्या करना है? दूसरी चीजें ये है कि जो आपके लोग, आपका अपना रिसोर्स भी होता है, मतलब पार्टी में जिसने 20 साल दिए उसका अपना तजुर्बा भी है, वो तजुर्बा अपना कहाँ शेयर करता है? ये नहीं करता। खाली मुझे लग रहा है कि खाली मैं जब देखता हूं बियॉन्ड क्या है, तकरीरें होती हैं, उसके बियॉन्ड क्या है, तकरीरें होती हैं। इन पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे कि खाली में लग रहा है कुछ तंजीमें थी जहाँ पे होता था, एक तो आपने आरएसएस की बात की, बीजेपी की, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ पे जमात इस्लामी के लोग करते थे। और मैंने सुना है कि कांग्रेस भी पहले करती थी, उतना नहीं कर रही। जैसे देखिए, आपको पंचायत का बजट बनाना है, ये पंचायत नहीं बनाना है, माइक्रो प्लानिंग करनी है, इनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है, सारा डिपेंडेंट होते हैं वीडियो पे, वीएलडब्ल्यू पे। फिर अल्टीमेटली पता चलता है कि उन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने वैसे, इनको पता ही नहीं। और सेम हैपेंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स। कोई भी अगर आज की डेट में मिनिस्टर बन जाता है, उसको फाइल सामने आ जाती है, वो फिर इसलिए नहीं पढ़ता है कि ब्यूरोक्रेट ने सामने लाई है और इसको पढ़नी नहीं आती है। बड़ा मैं एहतियात से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मतलब हमारे पास पढ़े लिखे यहाँ पे लोग हैं, एवं जवान भी है, अच्छे खासे लोग भी हैं, मगर खाली ये है कि उनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती, कैपेसिटीज नहीं होती है, डिपेंडेंस आ जाती है और फिर फैसलों में इसका असर होता है। देखिए नाजरीन, आपने सुना, मुझे लग रहा है पहली बार ये डिस्कशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात की, हमने मैनिफेस्टो की बात की, मैनिफेस्टो कैसे बनना चाहिए, उसमें जो है बिल्कुल एक प्रोसेस होनी चाहिए, ड्राफ्ट जो मैनिफेस्टो होता है उसको पब्लिक होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी, चलो मैनिफेस्टो का तब हो गया, कम से कम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जो बात है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए या ना आए, कम से कम उनको अपनी तंजीम के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हर 2 महीने के बाद, हर 2.5 महीने के बाद, ऊपर लेवल पे, बाद मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हल्का लेवल तक उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, जो हमारा फ्यूचर है दैट विल ब्लीक, वो ब्लीक होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले शुमारे में इसी हवाले से हम और बात करेंगे आपके साथ। तब तक हमें इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज।